बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल आपको लेक्चर तो मैंने अपलोड कर दिया था, मिस्टेकनली अपलोड हो गया था। वो मैसेज मेरा ख्याल मैंने यही समझ लिया कि पार्ट 2 में से आया, तो दैट्स वाई उसके लिए सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। के वर्टिब्रेट्स जो है वो अपने वेस्ट मटेरियल को कैसे रिमूव करते हैं और क्यों रिमूव करते हैं, और उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट को एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं, या वेस्ट को रिमूव करने में उनकी हेल्प करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है आज ये हम देखेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब आपको पता है क्या है? नाइट्रोजन वेस्ट को अपनी बॉडी में से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है, स्पेशली नाइट्रोजन वेस्ट को। और वर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन होती है, ठीक है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। सो एवोल्यूशन, मैंने जिस तरह आपको बताया कि किडनियों के अंदर किस तरह इवॉल्व हुए, इस एवोल्यूशन ऑफ किडनी वाले पॉइंट्स को हमने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया, 3 स्टेप्स के अंदर। नंबर 1 जो है वो आपका मेटानेफ्रिटिया इन किडनी, इन अर्थवर्म सॉरी। नंबर 2 हैग फिशेस जो आई थी उनके अंदर किडनी कैसे थे। नंबर 3 एक फाइनल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है मैमल्स रेप्टाइल्स के अंदर जो अपेयरनेस थी वो किडनी की, वो कैसे थी। अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवर्म के बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। अर्थवर्म की जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब क्या है कि उसका हर बॉडी बॉडी के अंदर पार्टीशंस हुई हैं ये, और जो वाल एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से सेपरेट करती है उसका नाम हम रखते हैं सेप्टम। सेप्टम कहते हैं। और हर सेगमेंट के अंदर अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है जो कि एक सेगमेंट नंबर 1 से वेस्ट को उठाएगा और सेगमेंट नंबर 2 में से गुजारता हुआ उसको उसकी बॉडी में से बाहर निकाल देगा। सपोज करें इधर एक पोर होगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल को उठाएगा और घुमा, ये उसकी टब्यूल्स होंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग होगी जिसके थ्रू वो उसको बाहर निकाल देगा। इसको हम नेफ्रोस्टोम्स कहते हैं, इसको हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। और इसके अराउंड जो होगा वो ब्लड कैपिलरीज का जो होगा नेटवर्क होगा जो इन टब्यूल्स में से बेनिफिशियल मटेरियल को री एब्जॉर्ब कर लेगा और फाइनल जो वेस्ट होगा वो नेफ्रिडियोपोर के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। सो मेटानेफ्रिडियम इन अर्थवर्म, जिस तरह ये डायग्राम में भी दिखाया गया है, नेफ्रोस्टोम है जो कि वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट कर रहा है, और ये उसकी टब्यूल्स हैं जो कि वेस्ट मटेरियल को लेकर जा रही हैं जिसको हम सल्यूटर टब्यूल्स कहते हैं। और ये ब्लड कैपिलरीज है जो कि इन टब्यूल्स में से वेस्ट मटेरियल को री एब्सॉर्ब कर रही है, बेनिफिशियल वेस्ट मटेरियल को, और नेफ्रिडियोपोर के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। जस्ट लाइक दैट। फिर इधर एक सेप्टम होगी, ठीक है ना, फिर इधर एक नेफ्रोस्टोम होगा, फिर दोबारा वो यही काम था सारा, दोबारा वही करेगा। यानी कि हर सेगमेंट के अंदर अपना एक एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो सेगमेंटली अरेंज होता है। जितने सेगमेंट होंगे उतने उसके अंदर इस तरह के सिस्टम मौजूद होंगे। सो एंसेस्टर ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट्स के जो एंसेस्टर थे जिसको हम इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स हैव सेगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में उसकी जो पूरी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स बने होते हैं और हर सेगमेंट के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जिस तरह उसने बताया मेटानेफ्रिडिया इन अर्थवर्म। सो हैग फिशेस जो है उसके पास भी इसी तरह का सिस्टम मौजूद है जो कि उसको सेगमेंटली अरेंज है और एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है। परमिटिव वर्टिब्रेट्स जिसको हम हैग, परमिटिव का मतलब होता है एंशियल, ठीक है। हैग फिशेस जो है उसके पास भी सेगमेंटली अरेंज टब्यूल्स होती हैं, यानी कि जस्ट लाइक अ अर्थवर्म जो होगा उसके अंदर भी क्या होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होगा। लेकिन जो हायर वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, मैमल्स और बर्ड्स आ जाते हैं, उनके अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस जो होता जो है वो प्रोसीड होता गया। प्रोसीड का मतलब ये है कि चलता गया, स्टेप सदियां लगती हैं एक ऑर्गन्स के इवॉल्व होने के लिए। तो एक जो फाइनल अपेयरेंस करने की आई थी उसके अंदर आपने पढ़ा ओरिजिनल पिरामिड से, उनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद थे,
ठीक है, ये नहीं था कि एक सेगमेंट ये उधर नेफ्रॉन मौजूद है, एक सेगमेंट ये उधर ये नेफ्रॉन एक अलहदा मौजूद है, नहीं। लेकिन उसने कहा किडनी कंटेन्स न्यूमरस ट्यूब्यूल्स नॉट अरेंज सेगमेंटली। ये बात आपने याद रखनी, किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होती है वो सेगमेंटली अरेंज नहीं होती। सेगमेंटली का मैंने बता दिया, अगर हम ये 4 से 5 सेगमेंट बना ले किडनी के, हर सेगमेंट के अंदर एक नेफ्रॉन है, इधर भी एक नेफ्रॉन है, इस तरह नहीं होगा। बल्कि रीनल पिरामिड्स के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि एक्सक्रीशन करने में उसकी हेल्प करते हैं। बल्कि उसने कहा नॉट अरेंज सेगमेंटली, लेकिन क्या होता है कि क्लोजली एसोसिएटेड डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। सो अब जो हमारे पास फाइनल शेप आई है किडनी की, उसके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद है और उनके अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन के पास जो टब्यूल्स है वो सेगमेंटली अरेंज नहीं है, बल्कि नेटवर्क की फॉर्म के अंदर अरेंज है, जिसको हमने फाइनल नेफ्रॉन कह दिया है। सो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस के अंदर हम इस पॉइंट्स को हम 3 कैटेगरी के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं जिसे, फिर देखेंगे कौन कौन सी टाइप के मेटाबॉलिक वेस्ट को ह्यूमंस जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या करते क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट। Metabolic waste, considering the chemical basis of life and its sustainability on metabolic pathway, the generation of waste is primarily done at metabolic level. जाहिर बात है मेटाबॉलिक वेस्ट उसे हम कहेंगे जो मेटाबॉलिक पाथवे के रिजल्ट में प्रोडक्ट बनेगी, और उसको बाहर निकालना जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि लाइफ और मेटाबॉलिक पाथवे को सस्टेन किया जा सके। मीन्स दैट के ताकि मेटाबॉलिक पाथवे जितने भी आपकी बॉडी के अंदर चल रहे हैं, जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस चल रही है, क्रेब्स साइकिल चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो अपने प्रॉपर तरीके के साथ चलते रहे। ठीक है, और उनको बाहर निकालना जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे देन उसकी सस्टेनेबिलिटी और लाइफ की जो बेसिस है वो डिस्टर्ब होगी। जब वो डिस्टर्ब होगी तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो होगा वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो कौन कौन से वेस्ट आ जाते हैं? नंबर वन यूरिया, जो कि अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है, जो कि उसके बाद केराटिनाइन आ जाती है जो कि मसल केराटिन के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद यूरिक एसिड आ जाता है जो कि न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है। फिर बिलीरुबिन आ जाती है जो कि हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म से और प्लस कुछ हार्मोन्स है उनके मेटाबॉलिज्म से वो क्या होते हैं बोला प्रोड्यूस होती है। हीमोग्लोबिन की आपको बात मैं बता दूं एक और, कि हीमोग्लोबिन जो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डन दो प्रोडक्ट बनाती है, और इनको बाहर निकालना बॉडी से जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे देन जॉइंटनेस के होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ये आपके एमसीयूज है, इधर से आपने अपने एमसीयूज क्लियर कर लेने। ठीक है ना, मैंने पूछना है कैराटिनाइन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, यूरिक एसिड जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, सही। और इसके बाद कुछ और भी वेस्ट है जो आप अपने फूड्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हो। ठीक है, उनको भी हम देखते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट आल्सो इंक्लूड्स टॉक्सिन्स। ठीक है, टॉक्सिन्स है जो कि प्रोड्यूस विद इन द बॉडी एंड इंजेस्टेड। सारी बात है, टॉक्सिन हमारी बॉडी के अंदर भी वैसे भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। कोई हार्मफुल चीज खाई, फिल्ट्रेशन लिवर ने की है तो लिवर ने वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करवाए। सो या आपने इंजेस्ट करते हो, किसके थ्रू करते हो? फूड के थ्रू करते हो। जैसे कि पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं, ड्रग्स आ जाती हैं, फूड एडिटिव्स आ जाते हैं। जिस तरह फूड एडिटिव्स का मतलब ये है कि आप फास्ट फूड वगैरह कोई खाते हो, या कोई आप लेज वगैरह जिसको हम कहते हैं, इनके थ्रू भी आपकी बॉडी के अंदर वो जा सकते हैं। इनका बॉडी के अंदर रहना फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदेह, सीरियस हैजर्ड्स है। मीन्स दैट अगर नहीं निकालेंगे देन ये आपकी बॉडी के अंदर बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, और इनको एलिमिनेट करना, इनको बाहर निकालना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कौन कौन से आ जाते हैं मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन? लिवर और किडनी। ठीक है, लिवर ने यूरिया बनानी है और यूरिया को बॉडी से बाहर किसने निकालना है? किडनी ने निकालना है। ये आपने बात याद रखना है। यूरिया जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है, वेस्ट जितने भी बन रहे हैं वो लिवर में बन रहे हैं। किडनी का सिर्फ काम है उसको आपकी बॉडी में से बाहर निकालना। और ये दोनों, और ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, स्किन और सीबम। सीबम जो है वो सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, स्किन जो है वो स्वेट प्रोड्यूस करती है स्वेटिंग ग्लैंड के थ्रू। क्या ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या नहीं है, इसको भी आप हम देखते हैं। एक्सक्रीटरी रोल, लिवर जो है वो अपना एक्सक्रीटरी रोल जो है वो 3 स्टेप्स के थ्रू डन करता है। नंबर वन, मेटाबॉलिक फास्ट रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करवाता है, और ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, और अमाइनो अमोनिया यूरिया और यूरिक एसिड प्रोड्यूस करवाता है थ्रू यूरिया साइकिल।
लिवर अपना एक्सक्रीटरी रोल इन 3 वेज के थ्रू डन करता है। इन 3 वेज के थ्रू डन करने की वजह से इसको हम सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है? ये यानी कि जितनी भी आपकी फिल्ट्रेशन हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, हार्मफुल चीज़ों की डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, ठीक है? और टॉक्सिन को रिमूव करवाया जा रहा है, उसकी टॉक्सिसिटी को कम किया जा रहा है और कोई भी जो उसकी आरबीसी की ब्रेकडाउन हो रही है, वो कहाँ हो रही है भला? वो लिवर के अंदर हो रही है और इसको हम क्लीनिंग हाउस भी कहते हैं। ज़ाहिर-सी बात है जितना भी बिलीरुबिन, बिलीवर्डन है, वो लिवर से होता हुआ और जितने भी आपके अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया है और जितनी भी ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन है, वो लिवर ही उसको क्लीन करेगा और जो वेस्ट बनेगा उसको किडनी के पास भेजेगा, किडनी इसको बॉडी के थ्रू बाहर निकाल देगा। फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फंक्शन इसके बहुत ज़्यादा अहम है और जो कि डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं होम्योस्टेसिस के साथ। यानी इस बात का मतलब ये है कि अगर लिवर ये काम ना करे तो आपकी बॉडी की होम्योस्टेसिस और आपकी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम जो है, होम्योस्टेसिस का मतलब है इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना, वो मेंटेन नहीं फिर रहेगी, फिर वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी और बॉडी के ऑर्गन जो है वो भी प्रॉपर्ली तरीके से वर्क नहीं करेंगे और वो भी होम्योस्टेसिस जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। ये 3 काम करवाने ज़रूरी है। सॉरी, क्लीनिंग और सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से ये हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखता है। अगर मेंटेन ये नहीं करेगा, इस बात का मतलब फिर ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन सिस्टम है वो प्रॉपर्ली तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे। सो दैट्स व्हाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन बाय द लिवर। लिवर उसको डन करता है ये तमाम के तमाम काम को, ताकि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो क्लियर ले। और यूरिया साइकिल ये हम आगे जाके अभी देखते हैं यूरिया साइकिल है क्या? ये यूरिया साइकिल है। आपको पता है यूरिया साइकिल कहाँ होता है? लिवर में होता है। लिवर के सेल्स को हम कहते हैं हेपेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना? ये एक हेपेटोसाइट है, सही हो गया? हेपेटोसाइट्स लिवर के सेल्स को कहते हैं, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगे। ये इन्फॉर इसमें कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ऐड है और लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं, जो कि आपकी बुक के ऊपर आपने सिर्फ उन्हीं को याद रखना है, बाकी अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए आपने याद रख लेना है। ये माइटो जो एक स्टेप है लिवर जो इसके यानी यूरिया साइकिल को अगर हम डिवाइड करें तो ये सेल के अंदर 2 जगह के ऊपर होती है। नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिर्फ एक स्टेप होता है जिसके अंदर आपकी बुक के ऊपर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो ऑर्निथीन के साथ मिलके सिट्रुलिन बना देती है। बस इतना सा स्टेप होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बाकी जितने ये स्टेप है ये सारे के सारे होंगे साइटो जब ये बन जाएगा तो ये और सिट्रुलिन मूव करके माइटोकॉन्ड्रिया में से साइटोप्लाज्म में जाएगी और जाके आर्जिनोसक्सिनेट बना देगी, ठीक है? और किस तरह बनाएगी ये भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम इस स्टेप को क्लियर कर लें, ये स्टेप है क्या? बस आपकी बुक के ऊपर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो ऑर्निथिन के साथ मिल रही और क्या बना रहे हैं सिट्रुलिन। इतना है, लेकिन हम अब देख लेते हैं ये बनाते कैसे। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो एक एंजाइम है जिसका नाम हम रखते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम, ठीक है? इस एंजाइम के थ्रू ये दोनों चीजें मिलती हैं और क्या बनाती है? कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाती है। फिर ये स्टेप के लिए जरूरी है एटीपी, इधर एटीपी इस्तेमाल होती है और एन एसिटाइल ग्लूटामेट, ठीक है? ये को फैक्टर के तौर पे काम करता है। ठीक हो गया? समझ आ गई इधर तक? और उसके बाद आ जाता है कार्बोमाइल फॉस्फेट जब आपका फाइनल बन गया, उसने ये सारा स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है। उसने मिलना है ऑर्निथीन के साथ। ऑर्निथीन ने के साथ कार्बोमाइल फॉस्फेट मिलेगा, मिलने के बाद बना देगा सिट्रुलिन, ठीक है? फिर सिट्रुलिन माइटोकॉन्ड्रिया में से निकल के बाहर आ जाएगी। जब वो बाहर आएगी, उधर पड़ा होगा एस्पार्टेट। एस्पार्टेट ने सेकंड अमोनिया प्रोवाइड करना है। उस अमोनिया में से नाइट्रोजन निकलेगी, ठीक है? और नाइट्रोजन निकलने के बाद वो किसके साथ मिलेगी भला? सिट्रुलिन के साथ मिलेगी। क्या बना देगी? आर्जिनोसक्सिनेट बना देगी। इस स्टेप में भी क्या चीज कंज्यूम होगी? एटीपी इस्तेमाल होगी। और एंजाइम कौन सा होगा? आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। सही होगा? अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज जो है वो आर्जिनिन बनाता है। कैसे बनाता है? इसमें से फ्यूमारेट निकल जाती है। आपको पता है ये क्रेब्स साइकिल का की एक इंटरमीडिएट है और
निकलवाता कौन है आर्जिनो सक्सिनेट में से फॉर्मेट? आर्जिनो सक्सिनेज एक एंजाइम है। फिर आर्जिनिन क्या बनाता है? ऑर्निथिन बनाता है। किस तरह बनाता है? आर्जिनेज एंजाइम के थ्रू। ये आपने याद रख लेना एंजाइम। इस एंजाइम को अपनी बुक के ऊपर लिख भी लेना, बाकी को बेशक ना लिखना। आर्जिनिन बनाता है ऑर्निथिन। किस तरह बनाता है? आर्जिनेज एंजाइम के थ्रू। वाटर की प्रेजेंस के अंदर आर्जिनिन में से यूरिया को निकाला जाता है, जिससे क्या बन जाती है? ऑर्निथिन बन जाती है। ये यूरिया फिर जाती है लिवर से किडनी के पास, और किडनी इसको बॉडी में से बाहर निकाल देता है। फिर दोबारा ऑर्निथिन जो है वो किसके साथ मिलती है? अमोनिया के साथ, आपकी बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन इस साइकिल के अकॉर्डिंग किसके साथ मिलेगी? कार्बोमाइल फास्फेट के साथ मिलेगी। कार्बोमाइल फास्फेट कहाँ पर किस तरह बना है वो मैंने आपको बता दिया। और किस एंजाइम के थ्रू मिलेगी? ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम के थ्रू दोबारा सिट्रोलिन बनाते हैं। ये साइकिल चलता ही रहता है, इसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। आपने सिर्फ ये एंजाइम जो आर्जिनेज एंजाइम है, इसको आपने अपनी बुक के ऊपर राइट डाउन कर लेना है। बाकी कुछ नहीं याद करना, बाकी सिंपल सा याद करना है, ठीक है? बाकी जो आपकी बुक के ऊपर है वही आप लोगों ने उसको राइट अप करना है। सो स्किन जो कि हमने पीछे पढ़ा था, ये इस दफा मैंने आपको बताया भी था, एक एमसीक्यू भी आया था कि स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, बल्कि दिखाई देता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की वजह वजह से, एक्चुअल नहीं है। ठीक है ना? रिमूवल ऑफ साल्ट विद वाटर बाय स्वेटिंग ग्लैंड एंड सीबम बाय सेबेशियस ग्लैंड सीम टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर। सीम्स टू बी, ये बात आपने अगर आपको वो दिख के ना ये लिखने के बाद कह दे सीम्स टू बी डैश, तो अब दे देगी थर्मोरेगुलेटरी एक्सक्रीटरी, तो आपने एक्सक्रीटरी के ऊपर टिक करना है। वैसे एक्चुअल प्रोसेस में क्या होगा? स्किन थर्मोरेगुलेशन में रोल प्ले करती है, ठीक है? और सेबेशियस ग्लैंड, स्किन के अंदर जो स्वेटिंग है वो आपको पता है एवापोरेशन कूलिंग काज करते हैं, वो आपको स्टेप सारे पता है, ठीक है ना? लेकिन जो सीबम है जो कि सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर जितने ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी स्किन के ऊपर जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको किल करते हैं, ठीक है? अब ये बताने भी लगा है रिमूवल ऑफ साल्ट एंड वाटर फ्रॉम स्वेटिंग ग्लैंड इज फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए? थर्मोरेगुलेशन के लिए। एंड सीबम ऑन द स्किन इज फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म। Therefore, in the context of the definition of excretion, skin may not be नहीं, is not be, ठीक है? may भी ना लिखें, is not be considered as a excretory organ। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आ जाता है, आगे हम पढ़ेंगे लीवर का फंक्शन क्या है। ये मैं आपको असाइनमेंट भेजता हूँ अभी, ठीक है? आपको ने वो राइट डाउन करके रख लेनी है, और यूरिया साइकिल को अपने असाइनमेंट के रजिस्टर के ऊपर ड्रा कर लेना है, डायग्राम जहाँ आपने पहले ड्रा की हुई हैं। और अगर कोई क्वेश्चन होगा हो यूरिया साइकिल में से कुछ समझ ना आया होगा, तो आप लोगों ने लाजमी पूछना है, ताकि आपके पॉइंट्स सारे के सारे क्लियर हो जाए। परसों को हम देखेंगे, अब आपकी मेरा ख्याल क्लास होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी। हाँ, उस दिन हम देखेंगे लिवर के फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है? और यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।